नमस्कार सभी को। आज हम अक्षय ऊर्जा संसाधन और भारत में उनकी क्षमता इस टॉपिक के विषय में अध्ययन करेंगे, जो कि हमारा करंट अफेयर से संबंधित टॉपिक दिया हुआ है। ऊर्जा, अक्षय ऊर्जा। इसमें जी हम सभी जानते हैं कि ऊर्जा हमारे तन और मन दोनों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है और दैनिक गतिविधियाँ जो कि विद्युत ऊर्जा के द्वारा संचालित होती हैं उनके लिए भी ये ऊर्जा है वो बहुत ही ज़रूरी होती है और इसके बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन इसके बढ़ते प्रयोग के कारण इसका लगातार इतना प्रयोग हो रहा है, जो परंपरागत स्रोत हैं हमारी ऊर्जा की, उनका कि इतना ज़्यादा प्रयोग हो रहा है, जिससे इनकी समाप्त या कम होने की बहुत ही आशंका लगाई जा रही है कि ये समाप्त हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें जो ऐसे संसाधनों पर ध्यान देना होगा जो कि अक्षय हैं। अक्षय जो कि ए नेगेटिव अर्थ देता है, क्षय यानी समाप्त होना, यानी जो यानी कभी समाप्त नहीं हो सकते। ऐसी ऊर्जा के संसाधनों पर हमें ध्यान देना होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो अक्षय ऊर्जा के संसाधन हैं उनको किस तरह उनको बढ़ाया जा सके और किस तरह हमें उनसे ऊर्जा प्राप्त हो सके, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा। तो हम इस क्लास में अक्षय ऊर्जा से संबंधित जो भी प्रश्न बनते हैं, भारत में उनकी क्या क्षमता है, इसी संबंधित प्रश्नोत्तरी के विषय में चर्चा करेंगे। ऊर्जा संरक्षण दिवस। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को मनाया जाता है ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर को। और भारत में जो पहली बार अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया था वो 20 अगस्त को मनाया गया था, 2004 में। तभी से 20 अगस्त को अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उनके प्रकार हैं। तो जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन और दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। अब अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन वो होते हैं जिनका हम नवीनीकरण यानी जिनको दोबारा से हम प्राप्त नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में ये देख सकते हैं कि जिनको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते वो तो हैं अनवीकरणीय संसाधन, जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और नाभिकीय ऊर्जा। ये कोयला, खनिज तेल, इनको प्राप्त करने में हमें प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही करोड़ों सालों वर्ष लग सकते हैं और इतना एक इंसान एक पीढ़ी का जीवित नहीं रह सकता। तो इनके लिए ये तो अनवीकरणीय हो गए हमारे लिए। और नवीकरणीय संसाधन वो हैं जिनका पुनः चक्रण कर सकते हैं और जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये जैव ऊर्जा, वायु गैस, बायोमास, ये सब क्या हैं, नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन जिनको हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। अथाह भंडार है जो भविष्य की ऊर्जा के रूप में जाने जाते हैं। सौर ऊर्जा जो कि हमें सूर्य से प्राप्त होती है, हम सभी जानते हैं। पवन ऊर्जा जो हमें पवन से, हवा से प्राप्त बनती है जो ऊर्जा। और समुद्र में जो ज्वार आते हैं उनसे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे समुद्री ऊर्जा कहते हैं। और भूतापीय ऊर्जा जो भूमि में गर्म जब हो जाती है तो रेडियम और ये यूरेनियम आपस में ये भिड़ते हैं तो ऊर्जा उत्पन्न होती है, तो उसको बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। जैव ऊर्जा जो जानवर ये सड़े गले पदार्थों से जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे जैव ऊर्जा बोलते हैं। और बायोगैस जो कि हम गोबर से बनाते हैं उसको बायोगैस ऊर्जा बोलते हैं, उससे निकलती है उसको बायोगैस ऊर्जा बनती है। तो इस तरह ये नवीकरणीय अक्षय ऊर्जा के संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा क्षमता कितनी है। तो 31 दिसंबर 2021 तक राजस्थान में अधिष्ठापित ऊर्जा की क्षमता है 23,321.40 मेगावाट। ये अधिष्ठापित क्षमता है। अब एक तो होती है क्षमता और दूसरी होती है अधिष्ठापित क्षमता। तो अधिष्ठापित क्षमता का मतलब है कि जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम 5 घंटे कि मैं लगातार 5 घंटे काम कर सकता हूँ, लेकिन हम उस काम को 2 घंटे ही कर पाते हैं, फिर थक जाते हैं। तो वो 2 घंटे जो हमने काम किया है उसको बोलते हैं हम अधिष्ठापित क्षमता है हमें 2 घंटे काम करने की। तो इस तरह उत्पादन क्षमता जो होती है उसको बोलते हैं अधिष्ठापित क्षमता।
जो कि 23,321.40 मेगावाट है। कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक राजस्थान की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जो कि पहले इसका नाम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग था, जो कि 1982 में इसकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद में इसका नाम कर दिया गया था अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, 1992 में कर दिया गया था। और अब इसका ही पुनर्गठित रूप है इसको, ये नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, इसका ही पुनर्गठित रूप है अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग का, जो कि अक्टूबर 2006 में इसकी स्थापना की गई थी इस नाम से, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के नाम से। पहले इसका नाम क्या था? अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग। उसके बाद 1992 में इसका नाम कर दिया गया था अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय, और अब अक्टूबर 2006 में इसका नाम नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जो अक्षय ऊर्जा से संबंधित है मंत्रालय है, जो अक्षय ऊर्जा के स्रोत हैं उनको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संस्थान, सौर ऊर्जा संस्थान, जिसको नाइस बोलते हैं, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में शीर्ष संस्था है ये राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, सबसे बड़ी संस्था है राष्ट्रीय स्तर पर। तो ये कहाँ पर है? तो ये ग्वालपाड़ी, गुरुग्राम, हरियाणा में है, जो कि सौर ऊर्जा से संबंधित जो भी योजना है उनको प्रोत्साहित करने का काम करती है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान नाइस, जो कि कहाँ है? ग्वालपाड़ी, गुरुग्राम, हरियाणा में है। सबसे बड़ी संस्था है ये सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, ग्वालपाड़ी, गुरुग्राम, हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा क्षमता, नवीन और एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार के अनुसार राजस्थान में कितनी उत्पादन संभावना है? तो जो सौर ऊर्जा क्षमता है राजस्थान की, इस नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, जो कि भारत सरकार का है, कहाँ पर है? ग्वालपाड़ी, गुरुग्राम। तो इसके अनुसार जो राजस्थान की सौर ऊर्जा क्षमता है वो कितनी है? तो वो है 142 गीगावाट, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है ये राजस्थान की, 142 गीगावाट, सब पहले नंबर पर बन गया है अब ये राजस्थान सौर ऊर्जा क्षमता है जिसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 31 दिसंबर 2021 तक राजस्थान सौर ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? तो 31 दिसंबर 2021 तक राजस्थान में सौर ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? वो है 9,228.70 मेगावाट। सौर ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता, हमने अधिष्ठापित देखा क्या होता है कि कितना हम उत्पादन कर रहे हैं, ये है 9,228.70 मेगावाट। 31 दिसंबर 2021 तक राजस्थान की सौर ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता है 9,228.70 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय सौर मिशन कब आरंभ किया गया था? तो ये सौर मिशन है, ये 11 जनवरी 2010 को इसको शुरू किया गया था, सौर ऊर्जा मिशन को 11 जनवरी 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको हम शॉर्ट में कुसुम बोलते हैं, कुसुम योजना, प्रधानमंत्री कुसुम योजना। तो ये स्कीम कब शुरू की गई थी? तो ये स्कीम शुरू हुई थी 8 मार्च 2019 को। कब शुरू हुई थी कुसुम योजना? 8 मार्च 2019 को। और इसका लक्ष्य रखा गया था 25,750 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न करने का। किसके द्वारा? जो किसान हैं उनको सोलर जो पंप हैं उनको वो उसका लगाने के लिए, जो किसान हैं उनके लिए। और इसमें 60% जो सब्सिडी है वो सरकार के द्वारा दी जाएगी, और 40% किसान स्वयं करेगा, जिसमें 40% में भी जो किसान है वो तो 10% ही लेगा पैसा, और 30% उसको बैंक के द्वारा लोन दिया जाएगा। तो इस तरह ये सोलर पंप हैं उनको बढ़ाने के लिए, और जो किसान हैं उनको सोलर पंप की व्यवस्था करने के लिए कुसुम योजना विकसित की गई है। कब की स्थापना? 8 मार्च 2019 को, जिसमें 25,750 मेगावाट जो ऊर्जा है उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? तो राजस्थान में पवन ऊर्जा की उत्पादन क्षमता कितनी है? 1,27,750 मेगावाट तक जो पवन ऊर्जा उत्पादन क्षमता रखता है राजस्थान। कितना? 1,27,750 मेगावाट। और पवन ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता कितनी है? ये क्षमता रखता है इतनी, कितनी? 1,27,750 मेगावाट क्षमता। लेकिन उत्पादन कितना कर रहा है? अधिष्ठापित क्षमता मतलब उत्पादन कितना कर रहा है? तो 31 दिसंबर 2021 तक इसने उत्पादन किया है 4,338 मेगावाट। क्षमता तो इतनी रख रहा है 1,27,750 मेगावाट पवन ऊर्जा के क्षेत्र में, लेकिन अधिष्ठापित क्षमता कितनी है दिसंबर 2021 तक? 4,338 मेगावाट ये क्षमता है पवन ऊर्जा की राजस्थान में। और राजस्थान में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन क्षमता है वो है तापीय ऊर्जा का सबसे ज़्यादा योगदान है राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा वाटर हीटर कहाँ लगाया गया है? सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा वाटर हीटर कहाँ लगाया गया है? तो ये लगाया गया है बिड़ला इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी एंड साइंस पिलानी में लगाया गया है, झुंझुनू में। ये राजस्थान का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा का वाटर हीटर, जिसमें 55। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान पवन और हाइब्रिड एनर्जी नीति कब घोषित की गई थी? तो जो पवन ऊर्जा से संबंधित जो हाइब्रिड नीति है उस प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए ये नीति घोषित की गई थी। तो ये की गई थी 18 दिसंबर 2019 को। 18 दिसंबर 2019 को राजस्थान पवन और हाइब्रिड एनर्जी नीति 18 दिसंबर 2019 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बायोमास ऊर्जा में राजस्थान में प्रमुख रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? जो बायोमास ऊर्जा बनाते हैं तो उसमें राजस्थान में प्रमुख रूप से किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारत में जैसे हरियाणा उधर तो चावल ज़्यादा होते हैं तो चावल की भूसी का प्रयोग करते हैं वहाँ पर मोस्ट ऑफ, लेकिन हमारे जो और दक्षिण भारत में वो नारियल रहता है उसके खोल का उसका करते हैं। लेकिन हमारे राजस्थान में सबसे ज़्यादा सरसों होती है इस तरह की। तो सरसों की जो तूड़ी होती है, सरसों की तूड़ी गांव में रहते हैं वो सभी जानते होंगे कि सरसों की तूड़ी कैसी होती है। तो जो सरसों की तूड़ी होती है वो और जूली फ्लोरा जो कि विलायती जो बबूल होता है उसके द्वारा हमारे राजस्थान में बायोमास ऊर्जा का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली बार अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया था? तो भारत में पहली बार अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया था 20 अगस्त 2004 को। कब मनाया गया था? 20 अगस्त 2004 को पहली बार राजस्थान में भारत में अक्षय ऊर्जा दिवस मनाया गया था 20 अगस्त 2004 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? तो राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है अमर सागर पवन परियोजना, जो कि जैसलमेर में है। और इसकी क्षमता है 2 मेगावाट उत्पादन क्षमता है इसकी। और ये 10 अप्रैल 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। ये राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना है अमर सागर पवन परियोजना। और निजी क्षेत्र की प्रथम परियोजना बड़ाबाग जैसलमेर में है, जिसकी स्थापना 2001 में हुई थी। और इसकी स्थापना हुई थी इसके बाद तो जो राजस्थान है वो का जैसलमेर तो हब बन गया है बिल्कुल ही पवन ऊर्जा परियोजना का। और थर्ड जो सेकंड वो सरकारी क्षेत्र की है वो है प्रतापगढ़ में देवगढ़ पवन परियोजना, जिसकी स्थापना 2002 में की गई थी। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 2.25 मेगावाट है, प्रतापगढ़ में जो देवगढ़ पवन परियोजना है इसकी। और थर्ड जो पवन परियोजना है वो है भीथड़ी, जो कि फलौदी जोधपुर में है, भीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना। और सोदड़ा पोहरा ये भी पवन परियोजना वर्तमान में स्थापित की जा रही हैं। इस तरह ये राजस्थान की पवन परियोजनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देश के पहले पवन हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट राजस्थान की किस जिले में स्थापित किया गया है? तो देश का पहला पवन हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट है वो राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया है। 28 मई 2022 से इसका उत्पादन शुरू हो जाएगा। और ये इसकी क्षमता है 300 उत्पादन क्षमता वो 390 मेगावाट है। किसकी? राजस्थान देश का पहला हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट, जो कि कहाँ स्थापित किया गया है? जैसलमेर में, जिसकी उत्पादन क्षमता रहेगी 390 मेगावाट। और उत्पादन शुरू हो जाएगा 28 मई 2022 से इसका उत्पादन
उत्पादन शुरू हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में बायोमास की दिसंबर 2021 तक अधिष्ठापित क्षमता कितनी है। जो बायोमास है गैस, उसकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है दिसंबर 2021 तक, तो वो है 120.45 मेगावाट। 120.45 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है बायोमास की राजस्थान में 31 दिसंबर 2021 तक। इस 120.45 मेगावाट है किसकी, बायोमास गैस की अधिष्ठापित क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में सबसे बड़ा और देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया है। तो राजस्थान में से तो सबसे बड़ा है और देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है मथानिया जोधपुर में। और निजी क्षेत्र का है वो है खीपसर नागौर में। राजस्थान का सबसे बड़ा और देश का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र मथानिया जोधपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राजस्थान में सौर ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ है। तो सौर ऊर्जा की संभावना जोधपुर में सबसे ज़्यादा है राजस्थान में, और पवन ऊर्जा की जैसलमेर में सबसे ज़्यादा है, इसीलिए तो वहाँ अमर सागर पावर प्लांट बनाया गया है पवन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सीज क्षेत्र में शामिल जिले। तो सोलर एनर्जी एंटरप्राइजेज जोन जिसको बोलते हैं, सी क्षेत्र, जहाँ पर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र जिनको बोलते हैं, तो वो कौन कौन से जिले हैं जहाँ सबसे ज़्यादा ऊर्जा की संभावना है। तो वो हैं जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। सौर ऊर्जा उद्यमी क्षेत्र हैं ये जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे बड़ा भूतापीय संयंत्र किस देश में स्थित है। तो भूतापीय ऊर्जा क्या होती है, जो भूमि में ताप का प्रयोग करके जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे हम भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा इसका संयंत्र कहाँ है, तो यूएसए में इसका संयंत्र है। और भारत में भूतापीय संयंत्र कौन कौन से हैं, तो भारत में हिमाचल में तो मणिकर्ण संयंत्र है, और लद्दाख पूगा घाटी में इसके सबसे ज़्यादा संयंत्र है भारत में भूतापीय ऊर्जा की। यहाँ पर ये भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। हिमाचल में तो मणिकर्ण और लद्दाख में पूगा घाटी, ये क्षेत्र हैं जहाँ पर भूतापीय ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी। तो 1948 में भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। और भारत में वर्तमान में परमाणु ऊर्जा की क्षमता कितनी है। तो भारत में वर्तमान परमाणु ऊर्जा की क्षमता है 6780 मेगावाट, 6780 मेगावाट। और 2022 तक 10,080 मेगावाट तक वृद्धि की संभावनाएं हैं। संभावना कितनी है, 10,080, कब तक, 2022 तक। और वर्तमान में 6780 मेगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता है भारत की कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में स्थापित ऊर्जा संयंत्र। तो भारत में स्थापित परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन कौन से हैं। तो तारापुर में है ये तारापुर ऊर्जा संयंत्र है वो महाराष्ट्र में है। रावतवाटा जो कि हमारे राजस्थान में है। कलपक्कम तमिलनाडु में है। कैगा कर्नाटक में है। और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। और काकरापारा गुजरात में है। ये हमारे भारत में स्थापित ऊर्जा संयंत्र है। तारापुर महाराष्ट्र परमाणु ऊर्जा संयंत्र तारापुर महाराष्ट्र में, रावतवाटा राजस्थान में, कलपक्कम तमिलनाडु में, कैगा कर्नाटक में, नरोरा यूपी में, काकरापारा गुजरात में। काकरापारा गुजरात, नरोरा यूपी, कैगा कर्नाटक, कलपक्कम तमिलनाडु, रावतवाटा राजस्थान और तारापुर महाराष्ट्र, ये हैं हमारे परमाणु ऊर्जा संयंत्र। आरपीएससी द्वारा पिछले सालों में जो भी महत्वपूर्ण ये ऊर्जा से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं उसके विषय में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, कुसुम योजना जिसका नाम है प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जो कि 8 मार्च 2019 में शुरू हुई थी। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसमें से कौन सा कथन सही है। तो ये घोषणा 2018 के संघीय बजट में की गई थी। तो ये घोषणा तो 2018 के संघीय बजट में की गई थी और स्थापना 8 मार्च 2019 को हुई थी इसकी, कुसुम योजना की। योजना के अंतर्गत किसान अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं। तो इसमें 3 घटक रखे गए थे, घटक कै, ख और ग। इसमें ये इस योजना के अंतर्गत अपनी बंजर भूमि पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगा सकते हैं।
और सी सरकार किसानों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरीदेगी। तो इसमें ऐसा भी प्रावधान रखा गया था कि अगर किसान अपना सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के बाद अपने आपूर्ति कर लेते हैं, उसके बाद सरकार को भी उसको बेच सकते हैं, खरीद लेगी सरकार उनका। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये तीनों ही कथन सही हैं, ए बी सी, ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे। यहाँ पर चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो जो जैतापुर में बनने वाला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है वो महाराष्ट्र में है। जैतापुर में बनने वाला नाभिकीय संयंत्र जो कि नवीकरण ऊर्जा से संबंधित है, नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर लिखिए। तो सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, तो परमाणु संयंत्र है इधर सूची फर्स्ट में, और सूची सेकंड में है विदेशी सहयोग की, विदेशी जो देश हैं उन्होंने किस किसने सहायता की है। तो कौन सा संयंत्र लगाने में? परमाणु संयंत्र। तो कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है, कुडनकुलम तमिल भाषा का ही शब्द है ये, कुडनकुलम तमिलनाडु। तो ये रूसी संघ के सहयोग से, विदेशी जो रूसी संघ है उसके सहयोग से लगाया गया है परमाणु संयंत्र कुडनकुलम जो कि तमिलनाडु में है। और जैतापुर जो कि महाराष्ट्र में है, ये फ्रांस के सहयोग से लगाया गया है, जैतापुर महाराष्ट्र फ्रांस के सहयोग से। और छाया मीठी बिरदी जो कि गुजरात में है, ये अमेरिका के सहयोग से लगाया गया है। और डी कोवादा आंध्र प्रदेश में है, ये कोवादा परमाणु संयंत्र जो कि अमेरिका के सहयोग से लगाया गया है। और हरिपुर जो कि पश्चिम बंगाल में परमाणु संयंत्र है जो कि रूसी संघ के द्वारा ये लगाया गया है इनकी सहायता से। तो ये चारों ही सही हैं। कुडनकुलम रूस ने लगवाया है, जैतापुर फ्रांस, छाया मीठी बिरदी जो गुजरात में है अमेरिका ने, कोवादा आंध्र प्रदेश में है अमेरिका ने, हरिपुर पश्चिम बंगाल में है रूस ने। तो ये सभी सही हैं, 1 2 3 4 5, ये पहला सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही का उत्तर चुनिए। तो ये सूची फर्स्ट में परमाणु संयंत्र और सूची सेकंड में राज्य है कि कौन सा परमाणु संयंत्र किस राज्य में है। तो काकरापारा जो कि परमाणु संयंत्र है ये गुजरात में है, कैगा कर्नाटक में है, काकरापारा गुजरात और कैगा ये कर्नाटक में हो जाएगा। और नरोरा ये उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। और कलपक्कम तमिलनाडु में, और कुडनकुलम ये भी तमिलनाडु में है। तो काकरापारा गुजरात 5वां, और कैगा कर्नाटक 4था, और नरोरा यूपी, और कलपक्कम तमिलनाडु 2 1, ये पहला सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो इनमें से गलत कौन सा है? परमाणु संयंत्र और इधर राज्य है। भीमपुर, तो भीमपुर कहाँ पे है? तो भीमपुर मध्य प्रदेश में है परमाणु संयंत्र। चुटका ये भी मध्य प्रदेश में है, और कोवादा ये आंध्र प्रदेश में है। और हरिपुर ये पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में नहीं है। महाराष्ट्र में तो जैतापुर है, तो ये डी गलत हो जाएगा यहाँ पे, चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सा भारी पानी संयंत्र नहीं है? तो पानी संयंत्र मणिगुरु भी है, हजीरा भी है, थाल भी है। चुटका पानी का संयंत्र नहीं है, ये परमाणु संयंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा परमाणु ईंधन को भविष्य का ईंधन के रूप में देखा जाता है? तो कौन से परमाणु ईंधन को भविष्य के रूप में देखा जाता है? तो थ्योरियम को भविष्य के ईंधन के रूप में देखा जाता है, थ्योरियम को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कभी कभी समाचारों में नेट मीटरिंग निम्नलिखित में से किसको प्रोत्साहन करने के संदर्भ में देखा गया है? तो कभी कभी समाचार पत्रों में आता है नेट मीटरिंग, तो ये किसको प्रोत्साहन करता है? तो ये परिवार और उपभोक्ताओं द्वारा सौर ऊर्जा का उत्पादन और उपयोग करने पर बल देता है। नेट मीटरिंग सौर ऊर्जा है उसका उत्पादन और उपयोग करने के लिए कहता है परिवार और उपभोक्ताओं के से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नीचे भारत में 4 परमाणु संयंत्रों के स्थान दिए गए हैं। तो ये 4 परमाणु संयंत्र के स्थान दिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर से दक्षिण की ओर उनके स्थानों का सही क्रम प्रस्तुत करता है? तो उत्तर से दक्षिण की ओर लेना है। तो तारापुर गुजरात में है, और नरोरा इधर यूपी में है, कैगा कर्नाटक में है, और काकरापारा तारापुर महाराष्ट्र में है, काकरापारा गुजरात में है। ये तो सबसे पहले इसमें से सही कौन सा हो जाएगा? ये नरोरा
जो कि उत्तर प्रदेश में इधर आ जाएगा। उसके बाद ये काकरापारा इधर गुजरात में आ जाएगा। उत्तर से दक्षिण यूँ लेना है हमको। तो सबसे पहले ले लेंगे हम नरोरा, जो कि यूपी में आ जाएगा इधर की साइड। जैसे ये भारत का नक्शा है तो इसमें नरोरा यूपी में आ जाएगा, काकरापारा इधर गुजरात में आ जाएगा, और कैगा ये तारापुर आ जाएगा महाराष्ट्र में। उसके बाद और नीचे नीचे कर्नाटक कैगा आ जाएगा। तो इस तरह ये QSPR ये हो जाएगा। सबसे पहले नरोरा यूपी में, फिर काकरापारा गुजरात में इधर, फिर तारापुर महाराष्ट्र में, फिर नीचे नीचे कैगा कर्नाटक में आ जाएगा। इस तरह ये सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आजकल भारत में भूगर्भिक स्रोत से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। भूगर्भिक जो भूमि के अंदर जो पृथ्वी के अंदर जो ताप है उसको ताप के प्रयोग करके और जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे भूगर्भिक या भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसका उत्पादन कहाँ पर हो रहा है? तो भूतापीय ऊर्जा के दो स्रोत हैं हमारे जो भारत में। एक तो हिमाचल में है मणिकरण, और एक लद्दाख में पूंगा घाटी। तो ये सही हो जाएगा मणिकरण। इसमें ग्वाल पहाड़ी दे रखा है जो कि गलत है, क्योंकि ग्वाल पहाड़ी में तो सौर ऊर्जा जो नाइस है, जो राष्ट्रीय ऊर्जा का सबसे बड़ा संस्थान है वो है ग्वाल पहाड़ी में। ये मणिकरण और पूंगा घाटी हैं भूगर्भीय या भूतापीय ऊर्जा से संबंधित। तो मणिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यह एक पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, ये सही है। ये IREDA है जो पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है, यह है गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है। तो ये दोनों ही सही हो जाएंगे, एक और दो। यह है पब्लिक लिमिटेड सरकारी कंपनी है और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी है क्या? IREDA, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? तो जैव ऊर्जा से लकड़ी से जो कि वनस्पति में आ जाती है, गोबर से भी जैव ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, कोयला से, लेकिन नाभ की ऊर्जा जो कि नहीं की जाती, जो कि अनवीनीकरण का उदाहरण स्रोत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जितने ऊर्जा स्रोत हम उपयोग में लाते हैं उनमें से अधिकांश सौर ऊर्जा को निरूपित करते हैं। जितने भी ऊर्जा के स्रोत हम यूज़ में लाते हैं उसमें सब में ये सौर ऊर्जा का उपयोग होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत अंततः सौर ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होती? सब जो भी ऊर्जा के स्रोत हैं ये, इनमें सब में सौर ऊर्जा काम आती है, लेकिन कौन सा ऐसा है जिनमें से सौर ऊर्जा काम में नहीं आती? तो भूतापीय ऊर्जा, इसमें भी ताप होती है। पवन ऊर्जा, इसमें भी ताप का भी प्रयोग होता है, और जैव ऊर्जा इसमें भी होता है, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा है इसमें भूताप में सौर ऊर्जा का प्रयोग नहीं होता। तो ये तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुद्री ऊर्जा का मुख्य आधार है। तो समुद्री ऊर्जा में जल तरंग, जलताप और जल घनत्व, इन तीनों के ज्वार का जो अंतर है उसके द्वारा ये समुद्री ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो कि हमें सबसे ज़्यादा कहाँ देखी जा सकती है? कैम्बे वो घाटी हैं वहाँ पर देखी जा सकती है, और सुंदरबन डेल्टा में भी देखी जा सकती है, जहाँ का 5 का अंतर आता है ज्वार का, ज्वारीय अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बायोगैस में कौन सी गैसों का मिश्रण होता है? तो बायोगैस में CO2 और CH4 का मिश्रण होता है। बायोगैस में मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन कौन सा है? खनिज तेल, ये भी जीवाश्म ईंधन में आता है, जो नवीनीकरण संसाधन है उसमें। कोयला, प्राकृतिक गैस, ये उपरोक्त सभी जीवाश्म ईंधन है, जो कि काफ़ी वर्षों पहले जब दब जाते हैं तो जीवाश्म ईंधन के रूप में होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में ज्वारीय ऊर्जा विकास परियोजना के लिए उपयुक्त स्थान है। तो ज्वारीय ऊर्जा के लिए सबसे सही स्थान क्या है? कच्छ और कैम्बे की खाड़ी सबसे उपयुक्त स्थान है ज्वारीय ऊर्जा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और सुंदरबन का डेल्टा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। तो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा ये तो है नवीनीकरण स्रोत, इनको दोबारा से हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नाभिकीय ऊर्जा है ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, इसको हम दोबारा से प्राप्त नहीं कर सकते, पुनर्चक्रण नहीं कर सकते। और ये तीनों हैं अक्षय ऊर्जा या नवीनीकरण ऊर्जा के स्रोत हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। धन्यवाद।